तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में जब हम विभिन्न इंटरेक्शंस की बात कर रहे थे ना, डिफरेंट इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स, तो बायोटिक कंपोनेंट्स की कल बात की थी, तो आपको बताया था प्रीडेशन होता है और न्यूट्रल बिहेवियर भी होता है, पैरासिटिज्म होता है, एमेंसलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, जिसको सिम्बायोसिस मैंने आपको बताया था। तो ये जो सारी घटनाएं होती है, इंटरेक्शंस अलग अलग जीवों में, ये उनके भोजन श्रृंखला का निर्माण भी करते हैं, भोजन श्रृंखला बनाते हैं। अब ये जो कंपटीशन है जो आप डार्विन में देखते हैं, डार्विन के सिद्धांत में, और थोड़ा मैं इवोल्यूशन की तरफ भी ले जाऊंगा और वापस इकोलॉजी में लेके आऊंगा, तो थोड़ी बात बड़ी उस तरह से करेंगे। और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर को भी देखने की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें डिफरेंट हायरार्की है, अलग अलग स्तर हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में आप देखिए कि सबसे छोटी यूनिट जहां से हम इकोलॉजी की शुरुआत करते हैं उसको ऑट इकोलॉजी कहते हैं, AUT इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड कहां से आया? कल आपको बताया था, अर्नेस्ट हिकल ने दिया था। अर्नेस्ट हिकल ने इकोलॉजी वर्ड दिया था ओइकोस एंड लोगोस। ग्रीक वर्ड है ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस मीन्स होम, घर, जहां हम रहते हैं। तो यानी कि घर का अध्ययन, जहां जीव रहता है उसका अध्ययन, उसका क्या अध्ययन करना, ये इकोलॉजी है। क्योंकि घर कहाँ है? वातावरण में है, पर्यावरण में है, एनवायरनमेंट में घर है। और घर का जो वातावरण है वो पर्यावरण से किस तरह से मेल खाता है। एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को इस घर में रहने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं, और कैसे वो जीवित रहता है, पर्यावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो पर्यावरण पे क्या प्रभाव डालता है, इसका जो अध्ययन है ये इकोलॉजी। पर्यावरण में किसी जीव का रहना और खुद प्रभावित होना और पर्यावरण को प्रभावित करना, ये इकोलॉजी है। उसका अध्ययन जो है वो इकोलॉजी है, ओइकोस लॉजी, यानी कि इकोलॉजी यहां से आया। अर्नेस्ट हिकल ने जब दिया था उसका सिद्धांत, तो कितने तरह की इकोलॉजी होती है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, तो मैं बता रहा हूं आपको ऑट इकोलॉजी, AUT इकोलॉजी। तो ये जो ऑट इकोलॉजी होती है दो तरह की होती है, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल एंड इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन। जो सबसे छोटी यूनिट है वो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म, जो जीव है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिविजुअल, वो सबसे छोटी यूनिट है। और उसके अध्ययन को हम ऑट इकोलॉजी कहते हैं। और दूसरा पॉपुलेशन इकोलॉजी, जनसंख्या पारिस्थितिकी। जनसंख्या पारिस्थितिकी किसको कहेंगे? ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये एक स्पीशीज के हों, सेम स्पीशीज के, यानी फ्रॉग का राना टिग्रीना तो राना टिग्रीना ही होगा। जो सामान्य फ्रॉग हम देखते हैं भारत में, राना टिग्रीना, अगर वो राना टिग्रीना है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस है, यानी ये जो हमारा टाइगर है, ये जिस इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं और इनकी जो स्टडी होती है इसको हम ऑट इकोलॉजी कहेंगे। अब बहुत सारे हैं तो उसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन। वो भी ऑट इकोलॉजी का ही पार्ट है, पॉपुलेशन। तो सबसे छोटी यूनिट हुई इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन। अब दूसरी यूनिट है सिन इकोलॉजी। अगली जो इकोलॉजी है वो है सिन इकोलॉजी, SYN इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी में कम्युनिटी इकोलॉजी आती है। सिन इकोलॉजी में कौन आता है? कम्युनिटी इकोलॉजी। अब व्हाट इज कम्युनिटी? डिफरेंट टाइप की स्पीशीज की पॉपुलेशंस इन सर्टेन एरिया। किसी निश्चित क्षेत्र में आने वाली डिफरेंट पॉपुलेशंस,
अलग अलग जाति की, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशंस, ये मिला देंगे तो क्या हो जाएगा अगला हायरार्किकल स्टेटस, कम्युनिटी इकोलॉजी। और जब डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज की बात हम करेंगे किसी सर्टेन एरिया में, वो लार्ज एरिया होगा थोड़ा सा, उसको कहेंगे इकोसिस्टम। तो इंडिविजुअल ऊपर पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होगा, है डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज। ये भी एक सर्टेन एरिया होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे पोंड का इकोसिस्टम। तो अभी इकोसिस्टम के टाइप भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आएगा बायोम। इकोसिस्टम में क्या आएंगे, इकोसिस्टम के बाद बायोम। बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, एक बायोम में कई इकोसिस्टम हो सकते हैं। और बायोम के बाद आएंगे बायोस्फीयर। कल आपको बताया था कि लिथोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट, हाइड्रोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट और एटमॉस्फेयर का बायोटिक कंपोनेंट। अगर सबके एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों के बायोटिक कंपोनेंट को अगर आप चुनेंगे तो वो होगा बायोस्फीयर, जैवमंडल, जीवमंडल। उसमें दुनिया का समस्त जीव आता है, समस्त बायोम आते हैं। और चाहे वो बायोम स्थल के हों, टेरेस्ट्रियल हों, चाहे एक्वेटिक हों, चाहे एरियल हों, चाहे एटमॉस्फेयर वाले हों, सभी चीज़ आती है। तो ये तो हो गई हायरार्किकल। दूसरा कल आपको बताया था फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से प्रोड्यूसर्स की स्टडी करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपसे जब बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट में आते कौन हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फिर यूनिसेल्यूलर एनिमल्स आते हैं, फिर मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स आते हैं, फिर यूनिसेल्यूलर प्लांट्स आते हैं, फिर मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स आते हैं, एंड देन डिकम्पोजर्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब आते हैं। तो ये सब मिलकर के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनके अंदर जो डिफरेंट इंटरेक्शंस है उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बता देता हूँ। बायोम हमने उस समय में पढ़े थे ज्योग्राफी के समय में, फिर भी यदि आप होमवर्क लिखना चाहते हैं तो होमवर्क लिख लीजिएगा। बायोम को 300 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा। टुंड्रा बायोम, टेगा बायोम, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें जो है ये बायोम में आती हैं। बायोम के कई तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, कई लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया है। जैसे जलवायु का वर्गीकरण कई लोगों ने दिया, वैसे बायोम को भी कई लोगों ने डिफाइन किया है। हमेशा उसके क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, और इसका परसेंटेज मैंने आपको बताया बढ़ता घटता रहता है। कभी 25-25, 30-30 प्रश्न पूछता है, कभी 15 पूछ लेता है, लेकिन 10-15 प्रश्न हमेशा आते हैं। बहुत ही ज़्यादा परिणामदायक एरिया है ये, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इसमें सब समझ में आएगा। तो प्रोड्यूसर्स आपको बताए थे कल, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन को हम लोग मानते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। तो क्लोरोफिल वाले जितने भी जीव हैं वो सब प्लांट्स कहलाते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी की सहायता से फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, स्वपोषी। उनको कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट उसको बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, पोषण स्तर फर्स्ट। अब ये जो इसके ऊपर निर्भर करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो ट्रॉफिक लेवल सेकंड। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, सामान्यतः वो एनिमल हैं, सारे के सारे जो एनिमल इनको खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स, ट्रॉफिक लेवल सेकंड। सेकेंडरी कंज्यूमर तो आपने जो ये ट्रॉफिक लेवल देखे हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर एंड फिर क्या आएगा, डिकम्पोजर्स। क्या आएगा, डिकम्पोजर्स। तो फूड चेन तीन तरह की है। एक फूड चेन आपकी वो है जिसमें एक के बाद एक भोजन श्रृंखला जो वो चलती है। दूसरी क्या है, डेट्राइटस फूड चेन।
ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन फर्स्ट, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी है चारण खाद्य श्रृंखला, हिंदी में चारण बोलते हैं, चरने वाले। तो ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड डेट्राइटस फूड चेन एंड अल्टरनेटिव फूड चेन, और भी जो फूड चेन होती हैं। तो ये है खाद्य श्रृंखला, जिसको आपको 3 पार्ट में खाद्य श्रृंखलाओं को लिखना है। फूड वेब के बारे में कल आपको बताया था, आपने जाके पढ़ा होगा, ऊर्जा के पिरामिड बताए थे। अब कंपटीशन जो है कितने तरह के होते हैं, कितनी तरह की अंतर क्रियाएं होती है इन सब के बीच में। ये चूंकि बायोटिक कंपोनेंट मैंने आपको बताया, और बायोटिक कंपोनेंट ही बायोडाइवर्सिटी है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। चाहे हम कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात कर लें, कन्वेंशन की बात कर लें, नगोया प्रोटोकॉल की बात कर लें, तो तमाम प्रोटोकॉल और कन्वेंशन इसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। इसके लिए भी COP 21, 20 ये सब चलते रहते हैं। अभी कौन सा COP है उसका आप देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कंफ्यूज मत होइएगा, 2 तरह के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चलते रहते हैं। कौन कौन से चलते रहते हैं? एक तो जलवायु परिवर्तन का, ठीक है, आज मैं अंत में सोर्स भी बताऊंगा आपको अधिकांश, कि ये सब पढ़ने के सोर्स कल भी बताए थे, आज फिर बताऊंगा। तो सोर्स जो है आप ऑथेंटिक सोर्स रखिएगा, और थोड़ा सा आक्रामक तरीके से पढ़िएगा इसको। अगर आप डिफेंसिव तरीके से पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। आक्रामक तरीके से पढ़ने का तरीका ये होता है कि वो कंप्लीट होता जाता है। एग्रेसिव जो मोड होता है ना, उसमें कंप्लीट होता जाता है, और उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, आपने काम को कर लिया, आप वापस जाकर के गिनते नहीं हैं। एग्रेसिव मोड वो होता है कि जैसे आपको कोई 50 लाख रुपए दे गया, तो आपने उसको काउंट कर लिया, तो काउंट कर लिया तो मन में संशय न रखते हुए उसको काउंट करके साइड में रख देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? और साइड में रख देते हैं और उसको कोई चैलेंज नहीं करता। और थोड़ी बहुत गलती हो सकती है कि अगर 100 की आपने कोई बंडल बनाया है तो वो 99 भी हो सकता है और 101 भी हो सकता है, एक आध गलती हो सकती है, और उसके लिए आप परेशान नहीं होते, जा जाके बार बार चेक नहीं करते। कुछ समझ में आ रहा है ना? ये कॉन्फिडेंट तरीका होता है पढ़ने का, एग्रेसिव तरीका होता है। एक तरीका होता है जो बार बार गलती करता रहता है, उसका टारगेट 50 लाख वो गिन ही नहीं पाता कभी, क्योंकि वो उन्हीं को गिनता रहता है बार बार कि ये कितना है, ये अच्छा पहले इतने रख दिए थे, यहाँ तो मुझे 8 ही बंडल दिखाई दे रहे हैं, वो तो शायद 9 रख दिए थे, मैं इसमें से देख लेता हूँ कहीं एक इधर से तो नहीं हो गया। और दिन भर यही करता रहता है। हम लोगों में से अधिकांश लोगों का पढ़ने का तरीका संशय वाला होता है। कम से कम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को उस तरीके से मत पढ़िएगा। कंफ्यूजन किसी टाइप का होना नहीं चाहिए, क्योंकि बायोम जो है वो कभी भी इकोसिस्टम के अंदर नहीं आएगा। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के ही बायोम बनेगा। बात समझ में है ना? तो वो कॉन्फिडेंट रहिए उस पर कि इंडिविजुअल जो है उससे पॉपुलेशन आएगी, पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटी होगा, तो वही होगा। हम लोग उसमें जो कंफ्यूजन करते हैं ना, उससे फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ऐसा रखिए। इंटेलिजेंट लोग होते हैं या जो बहुत शार्प होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। हम लोग उनको बहुत वो मानते हैं, लेकिन और कुछ नहीं होता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। बाकी दिमाग सबको एक जैसा ही दिया हुआ है, प्रकृति से हम सबको एक जैसी शक्तियां मिली हुई है। कॉन्फिडेंस अलग अलग है, खुद पे विश्वास नहीं होता, विश्वास करिए उसको, ठीक है। और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में चले जाएं हम। अब ये इकोसिस्टम की बात कर लें तो कितने तरह के इकोसिस्टम, एक नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उनमें आपने नाम सुना होगा, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, सुने ना? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, जंगल का पारिस्थितिक तंत्र, घास का मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो होंगे ये क्या है? यह एक ट्री का पारिस्थितिकी तंत्र, एक पेड़ का भी अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ये टेरेस्ट्रियल किस्म के होते हैं। और दूसरा एक्वेटिक। एक्वेटिक में फिर 2 प्रकार का है, लोटिक और लेंटिक। एमपीपीएससी में क्वेश्चन देखा होगा आपने, लोटिक वाला और लेंटिक वाला। लोटिक इकोसिस्टम एंड लेंटिक इकोसिस्टम।
लोटिक वो जो बहता हुआ पानी है, फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर जो है लाइक स्ट्रीम्स, रिवर, ठीक है, झरने और नदियां, और ये जो बहती हुई चीजें हैं, इनका जो इकोसिस्टम होता है वो लोटिक इकोसिस्टम कहलाता है, लोटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम। और जो लेंटिक है, जैसे लेक्स होती हैं, पॉन्ड होते हैं, डिचेज होते हैं, कई गड्ढे होते हैं, झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, इनका जो इकोसिस्टम होता है ये लेंटिक इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, फिर आ जाइए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि कल्टीवेटिंग फील्ड, कल्टीवेशन फील्ड जो होते हैं, खेत अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चरल फील्ड। दूसरा विलेज, गांव अपने आप में एक इकोसिस्टम है। सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, महानगर जो होते हैं, तो सबका अलग अलग इकोसिस्टम होता है। महानगरों का इकोसिस्टम अलग होता है। कोई कई साफ सुथरे शहरों में जाएंगे तो वहाँ का पूरा एक इकोसिस्टम अलग है, उसमें डेट्राइटस फूड चेन अलग ही चलती है। ग्रेजिंग फूड चेन का रोल इस तरह से नहीं होता, प्रोडक्शन वहाँ नहीं होता, प्रोड्यूसर वहाँ नहीं होते, प्रोड्यूसर आउटसाइड से आउटसोर्स किए जाते हैं, और वहाँ केवल एक तरह से सेल होती है। अब आप हमारे यहाँ की जो मंडी में चले जाएं, सब्जी मंडी में, तो उसमें गंदगी बहुत है, वहीं डाल जाते हैं बहुत सारा कचरा, सब्जियों का जो वेस्ट होता है वो भी डाल के चले जाते हैं। लेकिन आप किसी मॉल में खरीदने के लिए जाएंगे सब्जी, तो वहाँ आपको कचरा नहीं दिखेगा, सब्जी पैक की हुई मिलेगी आपको। तो वो एक अलग तरह का जो है वहाँ श्रृंखला चलती है, वहाँ की जो इकोसिस्टम है उसकी बातें अलग होती है। फिर डिकम्पोजर्स को, और उनको जहाँ हम लोग खुले में देखते हैं गाँवों में कि वो डिकम्पोज करते हैं, डेड बॉडीज को भी डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वैसी डेड बॉडीज, यहाँ तक कि शहरों में तो शव यात्राएं भी नहीं दिखती। गांव में आप जाएंगे तो शव यात्राएं, लोग शव को ऐसे कंधे पे उठा करके शमशान तक जाते हुए दिखते हैं। यहाँ तो एम्बुलेंस या कोई भी एक गाड़ी होती है, शव वाहन होता है, वो लेके चल देता है। तो पूरा एक अलग तरह का इकोसिस्टम। तो ये प्रयोगात्मक तौर पे ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं जब चक्कर में कहा जाते हैं, ऐसी बुक्स ने दिए नहीं। बुक्स ने कई बार ऐसा दिया होता है, घास स्थल का इकोसिस्टम बताइए, आप बता देंगे अच्छा ये इसमें प्रोड्यूसर हैं और ये इसमें कंज्यूमर हैं। फिर तालाब का इकोसिस्टम बताइए, आप बता देंगे। समुद्र में देख लीजिए, है ना, तो समुद्र वाला कौन सा होगा, लोटिक, है ना, तो वो हो गया मेराइन वाला। तो वो इकोसिस्टम में जाएंगे, वहाँ का इकोसिस्टम अपने आप में समझ। अब कोई बोलेगा आप अपने महानगर का इकोसिस्टम लिख के बताइए, तो अब क्या प्रोड्यूसर, क्या कंज्यूमर, क्या डिकम्पोजर, कैसे लिखेंगे। तो महानगर का इकोसिस्टम लिखने के लिए दे दिया तो एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये रिसर्च वाला आउटलुक होना चाहिए, लिखने वाले के लिए रिसर्च आउटलुक वाला आदमी होना चाहिए, जिसने इकोलॉजी में जैसे रिसर्च करनी है। तो वो वाला आउटलुक कैसे लेके आएंगे, जबकि हम तो पढ़ते हैं और हम तो रट करके लिखते हैं। इसलिए इकोसिस्टम आपको कहीं का भी पूछा जा सकता है, आपके कॉलेज का इकोसिस्टम बताइए, तो कॉलेज कैंपस में किस टाइप का इकोसिस्टम है। तो अगर आपने टर्म को समझा है और उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर है, तो फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। यूपीएससी में मैं आपको ये सोच इसलिए देता हूँ कि अब एमपीपीएससी भी वैसा ही होता जा रहा है, पिछला पेपर आपने देख लिया है। जब कभी ऐसी परीक्षा हो जिसमें हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न बदल जाते हों, आने वाली परीक्षा में प्रश्न बदल जाते हों, तब आप ट्रेडिशनल सोच नहीं रख सकते। आपके 90% क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी के, 90% नए प्रश्न होते हैं। वो 2019 के लिए प्रश्न होगा, वो 2020 के लिए भी नहीं है और 2018 के लिए भी नहीं है। 90%, 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उसमें से 90 प्रश्न 2019 के लिए बनाए जाएंगे। बात समझ में आ रही। एमपीपीएससी में वो 50 हो गए, पहले 10 होते थे नए प्रश्न, 90 कैसे होते थे, पुराने। पिछले साल के पेपर में लगभग 50 से 60 प्रश्न बिल्कुल 2018 के लिए थे, जो 2018 के लिए थे एमपीपीएससी में। अब इस साल उनके रिपीट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि ये इस वर्ष
ऐसा हुआ है। अब वो इस बार इस वर्ष नहीं लिख सकते उसको, कुछ समझ में आ रहा है? तो हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के नाम पे परंपरागत अध्ययन करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्रॉस नहीं कर सकते। उस अप्रोच से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 90% प्रश्न जो हैं वो नए हैं। हम क्या करते हैं, अनसॉल्व से तैयारी करते हैं, आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से अपनी क्षमता को आंकते हैं, इसलिए हम वहाँ फेल महसूस करते हैं। हमको जो नहीं आए हैं उनको देखना है, जो नहीं पूछे गए हैं उनको देखना है, और उनकी संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए हमारा सिलेबस कंटेम्परेरी है, समसामयिक है, करंट पे निर्भर करता है। इसलिए जो लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए अपने आप को अनफिट मानते हैं, उनका पढ़ाई का तरीका इसके लिए जिम्मेदार है, उनका पढ़ाई का तरीका। इसलिए मैं आपको यहाँ नया सोचना सिखाता हूँ। मैं भी ट्रेडिशनल चीज़ों को जोड़ करके ख़त्म कर सकते थे, ट्रेडिशनल चीज़ों में कुछ नहीं रखा, वो तो हो गया है, किताब में लिखा हुआ है, वही चीज़ आपको बतानी है, उसमें कोई अकल नहीं लगानी है, उसमें कुछ है ही नहीं कुछ बताने लायक। बात तो वो है कि जो आया नहीं है, तो वो कैसे आएगा? वो नॉलेज से नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग से होगा। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में अंतर है। इसलिए आपका जीके नहीं है बल्कि जीएस है, जनरल स्टडीज है। तो जो जनरल चीजें हैं उनका अध्ययन आपने कितना किया है, जनरल चीजों का ज्ञान आपको नहीं रखना है, आपको जनरल चीजों का अध्ययन करना है। कुछ समझ में आ रहा है? आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज नहीं है। आप बैंकिंग में चले जाइए, रेलवे में, एसएससी में, कहीं जाइए, वो क्या बोलते हैं? जीके। एक पेपर किसका आएगा? जीके। पेपर के ऊपर भी जीके लिखा रहता है, जनरल नॉलेज का पेपर। बात यहाँ जनरल नॉलेज की नहीं है। इसलिए कई लोग यहाँ आकर के खाली हाथ से हम महसूस करते हैं, उनको लगता है कि ये कहाँ आ गए, हम लोगों को यहाँ तो ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। हम यहाँ अध्ययन करना सिखा रहे हैं आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, और एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आप कुछ भी फेस कर सकते हैं वहाँ जा करके। कुछ भी आपको करने के लिए कहा जाए, किसी भी टाइप का टास्क आपको दिया जाए, आप बना सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं और ऐसा होमवर्क देते हैं, तो उसको आप करिए, बन जाएगा आपका। लेकिन 90% क्वेश्चन नए क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए तैयार रहिए कि वो नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इस साल की घटनाओं पर आधारित होंगे या भविष्य में होने वाली घटनाओं पर आधारित होंगे। पास्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ कंटेम्परेरी इंपॉर्टेंस होगा। या तो वो सस्टेन कर रहे हैं, या उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, या फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो यूज होने वाले हैं। 1995 में यदि कुछ हुआ है, 2013 में कुछ हुआ है, और अगर उसका 2020 में कुछ अमेंडमेंट होना है, या 2020 में उसका कहीं जिक्र आना है, उसके बारे में कुछ काम होना है, तो उसको पूछा जाएगा। हम समझते हैं कि वो पास्ट का कहीं कुछ पूछ रहा है, पास्ट का यहाँ इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अगली कन्वेंशन में उसके ऊपर डिस्कशन है। कुछ समझ में आ रहा है? तो पास्ट का भी नहीं है, उसका भी रिलेवेंस है। तो थोड़ा सा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के मामले में समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है, ये हमारी, कल आपको बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है? तो ये आपको इकोसिस्टम के टाइप्स बताया। अब इकोसिस्टम के और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे आपको मैंने संभावना बताई कि कुछ भी हो सकता है, कहीं का भी इकोसिस्टम हो सकता है। कल आपको इकोटोन, होम रेंज और उसका बात कर रहा था मैं, इकोलॉजिकल नीके, वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो टर्मिनोलॉजी से भी प्रश्न आते हैं, कई बार परंपरागत प्रश्न बनते हैं, कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता। बीओडी वाला क्वेश्चन शायद 2016 वाला बहुत सिंपल था, क्योंकि वो पॉल्यूशन को हम लोग मेजर करते हैं कहाँ? वाटर में पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। अब उसने बहुत सिंपल पूछ लिया कि एयर में फलाना मेजर करने के लिए, वहां पर ये मेजरमेंट के लिए, इस जगह पर, जबकि वो सिंपल चीज है, वो वाटर के लिए, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, कितना घुलनशील उसमें ऑक्सीजन है जो कि किसी जीव की आवश्यकता को पूरी करता है। ऑक्सीजन अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है या कम है तो उसके आधार पर हम बात करते हैं। ऐसे यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम का क्वेश्चन बराबर आता रहता है। यूट्रोफिकेशन, सुपोषणीयता, झीलों की सुपोषणीयता बहुत ज़्यादा, यदि वहाँ पर प्रोड्यूसर्स होंगे,
किसी वाटर बॉडी में, तो उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। ट्रॉफिकेशन तो समझ में आ गया, ट्रॉफिक लेवल को इंपॉर्टेंस देना या उसको मजबूत करना, ये ट्रॉफिकेशन हो गया। अब यूट्रोफिकेशन मतलब वास्तविक या सत्य रूप में। यू शब्द जब कभी भी बायोलॉजी में लगता है, EU, उसका मतलब होता है ट्रू। तो वो ग्रीक से और लैटिन से इन्होंने सारे एटिमोलॉजी जो अगर आप जाएंगे तो वो वहां से निकाले, डिराइव किए हुए हैं। कहाँ से? ग्रीक से और लैटिन से। तो EU का मतलब जैसे यूकैरियोटिक, वास्तविक प्रकार का न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक मीन्स वास्तविक प्रकार का न्यूक्लियस। तो यूट्रॉफिक मतलब जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें वास्तविक प्रकार का ट्रॉफिकेशन करना, यानी कि उसको और सुपोषणीयता, उसको हिंदी में बोला सुपोषणीयता, यानी पोषण स्तर को और ज्यादा मजबूत करना। तो कैसे मजबूत होंगे पोषण स्तर? कि प्रोड्यूसर्स बड़ी मात्रा में हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस करने वाली चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगी। तो ये तो नुकसान हो गया कि फायदा हो गया? झील तो साफ होनी चाहिए। तो आपने गर्मी के दिनों में एक बदबू देखी होगी, एक चादर सी बन जाती है हरे रंग की तालाबों पे, और उसकी एक बदबू आती है। यही सुपोषणीयता है, उसका पोषण ज्यादा हो गया। किसका? झील का। सुपोषणीयता अभिशाप हो जाता है, झील के लिए नुकसानदायक है। इसको अल्गल ब्लूम, उसको क्या बोलते हैं? अल्गल ब्लूम। अब ये सब घटनाएं जो है बहुत सामान्य है, हमारे गाँव में होती रहती है, तालाबों में आजकल हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि आप न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिला देते हैं। आप सीवेज, अपना घरेलू कचरा, ये सब खाद का काम करता है। और आप जब खाद ज़्यादा मिला देते हैं तो क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, उडोगोनियम, कारा और तरह तरह के पॉलीट्राइकम, या आप जो देखेंगे हाइड्रिला, पोटेटोमोजिटॉन, ये स्पीशीज हैं प्लांट्स की, एल्गी की, जो पानी में बहुत ज़्यादा। तो बड़े तालाब में यदि यही सब स्पीशीज अगर बड़ी मात्रा में हो जाएंगी तो ऊपर की जो लेयर है वो अल्गल ब्लूम तैयार करेंगे। और इसलिए आप गर्मी के दिनों में जब तालाब के, बड़ी लेक के किनारे जब घूमने जाते हैं तब बदबू आती है। तो ये सुपोषणीयता के कारण आती है। ये पूरी दुनिया की समस्या होने जा रही है कि झीलों में यूट्रोफिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो चिंता का विषय है। शब्द के हिसाब से तो देखें तो सुपोषणीयता। ऐसे ही एक बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, ये घटना भी ऐसी लगती है कि जैसे कि अच्छा जैव आवर्धन हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब जीवों का तो बहुत क्षमता बढ़ती जा रही है, या क्षमता बढ़ती नहीं जा रही। ये भी निगेटिव है। शब्द से ऐसा लगता है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पॉल्यूशन है। यूट्रोफिकेशन भी पॉल्यूशन है और जैव आवर्धन भी, बायोमैग्निफिकेशन भी पॉल्यूशन है। क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका ट्रॉफिकेशन बढ़ता जाता है। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे मात्राएं बढ़ती जाती है। मिनीमाटा, इटाई डिजीज कैडमियम के कारण, और मिनीमाटा, यस मिनीमाटा कन्वेंशन भी है पारे के कारण। Hg, मरकरी का कंडेंसेशन बढ़ता जाता है, संघनन बढ़ता जाता है। किसमें? ट्रॉफिक लेवल चेंज होने में। तो प्रोड्यूसर लेवल पे यदि कुछ चेंजेस आएंगे तो उसमें प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो फिश है पानी के अंदर। और ये जापान में ये शब्द दिया गया था क्योंकि मिनीमाटा से वहां काफी लोगों को मृत्यु हो गई थी। तो क्या होता है कि पारा जो होता है, मरकरी, वो पानी में बढ़ता जा रहा है और वो प्रोड्यूसर्स में चला गया है। तो पहली बार जो प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे फूड लेने के लिए फिश आ रही है, वो इंटेक कर जाती है उसको, मरकरी को, तो थोड़ी मिलीग्राम मात्रा जो है वो लेती है। लेकिन जब बड़ी फिश आती है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो उस फिश को खाती है। तो ऐसी जो प्राइमरी कंज्यूमर वाली जो ढेरों फिशेज हैं, वो थोड़ी थोड़ी मिलीग्राम में अपनी पूरी जिंदगी में कितना पारा खा जाती हैं, कितना मरकरी अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं, और वो उनके फ्लैश में चला जाता है।
एक एक सेल्स में, टिश्यूज में चला जाता है। टिश्यूज में तो इसको सेकेंडरी कंज्यूमर जो बड़ी फिश होती है वो खा जाती है। तो इतनी सारी फिश ने जो पूरी लाइफ में मरकरी इकट्ठा किया था वो एक साथ सेकेंडरी कंज्यूमर के बॉडी में चला गया। और फिर उससे बड़ी फिश आई, उसने एक साथ इतनी सारी फिश को खाया, तो उनकी जिंदगी भर की जो मरकरी की कमाई थी वो किसके पास चली गई? ये किसी अमीर आदमी से तुलना कर सकते हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी में भी मान सकते हैं उल्टा चले तो। और ऐसे इकट्ठी होती गई कमाई, तो एक किसी अमीर के पास इकट्ठी हो गई तो हम बोलेंगे कि केवल अंबानी के पास बहुत ज्यादा लोगों के बराबर पैसा है, भारत के कई लोगों के बराबर। ये बायो मैग्निफिकेशन, ये आवर्धन हो गया, जैव आवर्धन। और अब मनुष्य उस मछली को ले आता है, किसको? टर्शरी वाले को। फिर उसको काटता है और खाता है, तो उसका जो फ्लेश खाता है, उसके जो टिश्यूज खाता है, उनके अंदर जितना जमा Hg है वो अब मनुष्य के अंदर चला जाता है। तो ऐसे रोग को बोलते हैं मिनी माटा रोग। ठीक है, ये है मिनी माटा डिजीज। और इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। विस्तार कर लिया आपने, प्रदूषण का विस्तार कर लिया। जो मेटल है वो बड़ी मात्रा में मेटल एक व्यक्ति के द्वारा खा ली गई, और उसने कहा मैं मेटल खाने कहाँ गया था। लेकिन जिन लोगों ने मेटल खाया उसको तुमने खाया आया समझ में? तुमने तो मेटल नहीं खाया, लेकिन जिनको खाया है उन्होंने तो खाया ना। और उन्होंने कई पीढ़ियों तक इकट्ठा किया है, एक के बाद एक वो खाते रहे। और हो सकता है कि उनकी बॉडी इसके प्रति हैबिचुअल हो गई और उनको कोई मिनी माटा नहीं हुई, लेकिन आपको तो होगी, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में इस प्रकार की कितनी फिशेस खा जाएंगे। फूड चेन है ना ये। तो ये ट्रॉफिक लेवल के साथ जो समस्याएं बढ़ती है, इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ये इटाई होता है कैडमियम के कारण, ऐसे लेड के कारण भी डिजीज हैं, और भी बहुत सारे मेटल हैं। इसलिए मांसाहारी खाद्य श्रृंखला जो है, मांसाहार को इसलिए नुकसानदायक कई बार माना जाता है, क्योंकि उसमें आप जिस पशु को खा रहे हैं वो पशु भी अपने आप में बहुत सारी बीमारियां, पैरासाइट्स और पहले से बहुत तरह के मेटल, पॉल्यूटेड चीज़ें अपने बॉडी में लेकर के अपने टिश्यूज तक पहुंचा जा चुका है। उसके जेनेटिक मटेरियल भी तक भी बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं। अब वो अगर आपके पास जाएगा तो आप बल्क में बहुत सारा समस्याओं को अपने साथ ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए शाकाहार को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को सीधा खाते हैं, है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाना भी, ये कोई जो है फूड चेन में, जब हम उनको ऑटोट्रॉफ नहीं कह सकते। इसलिए जो लोग हर्बीवोर हैं, वो हर्बीवोरी जो है, हर्बीवोरी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो भी है हेटेरोट्रॉफिक, और उनको भी हम प्रीडेटर ही कहेंगे। प्रीडेटर किसको कहते हैं? जो दूसरे जीवों को किल करके खाता है। पैरासाइट किसको कहते हैं? वो किल नहीं करता, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट कभी भी होस्ट को किल नहीं करता। पैरासाइट होस्ट को सस्टेन रखते हुए, उसकी जिंदगी को बनाए रखते हुए उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, यानी उससे लाभ लेता है। उसको हम परजीवी कहते हैं। तो मनुष्य के नाते हम अगर हर्बीवोर भी हैं तो हम प्रीडेटर हैं, लॉयन की तरह, टाइगर की तरह, क्योंकि हम प्रे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा कोई न कोई शिकार है। अब हमारा शिकार कौन है? ग्रीन प्लांट्स हैं। अगर हर्बीवोर हैं तो हमारे ग्रीन प्लांट्स हमारे शिकार हुए, क्योंकि हम उनको किल कर देते हैं ना। जैसे एक पालक का पौधा है, वो जीव है, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल डिवीजन है, डीएनए है, आरएनए है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारी वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हैं। और हम क्या करते हैं, उस ऐसा थोड़ी कि अपनी एक जो है कोई एक नली जो है हमने उससे लगा दी और उसमें से उसका रस चूस रहे हैं और पालक का पौधा पे फल फूल रहा है और हम थोड़ा बीमार हो गया है वो, हम, है ना। वो नहीं है। वो अगर वैसा होता तो क्या होता, वो पैरासिटिज्म होता, तो शायद हम पैरासाइट कहलाते, लेकिन हम प्रीडेटर ही हैं, क्योंकि उसको किल करते हैं। समझ में आ गया? तो प्रीडेशन जो होता है उसमें हम खत्म कर देते हैं उसको, सामने वाले को।
और लाभ कमाते हैं, तो इसका मतलब हम गेन करते हैं और वो लॉस में जाता है। ठीक है, तो कई बार हर्बीवोर जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम में अपने आप को वो बहुत इनोसेंट बताते हैं। तो देखा जाए तो अगर आप बायोलॉजिकली बात करें तो वो भी हर्बीवोरी भी अपने आप में प्रीडेशन है, क्योंकि आप किल करते हैं, है ना, जो पैरासिटिज्म से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि सामने वाला जिंदा ही नहीं है। बात समझ में आ रही ना? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ। लेकिन शाकाहार को श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं। इसका मतलब आप एनर्जी फ्लो को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप टर्शरी कंज्यूमर को खाते या सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते तो क्या होता है? इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तबाह किए हैं, इस प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा चबाया है, उसके बाद वो अपनी लाइफ में इस लायक इतना फ्लैश बनाने लायक बनाया। अब आपने सीधा अटैक उस पर कर दिया, इसका मतलब उसने जिंदगी में जितने भी पौधे खाए वो आपने एक ही भोजन में खा लिया। अब समझ में आ रहा है? एक बकरी मार करके अगर 3 आदमी खा गए तो उस बकरी ने जिंदगी भर में जितनी घास चरी है, उसमें जितनी ऊर्जा थी, वो आपने एक टेबल पे खत्म कर दी। जबकि उसके एक दिन का जो बकरी का भोजन था, जो पत्तियां थी, उससे आपका पेट भर सकता था। कुछ समझ में आ रहा है? एक दिन के अंदर बकरी जितना भोजन करती है उससे आपका पेट भर सकता था, उसके बजाय उसने 3 साल में 5 साल में जितनी भोजन किया है वो सब आप एक साथ खा गए। तो प्रकृति का नुकसान। कई लोग उसको बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बताते हैं, बोले अगर हम बकरी नहीं खाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अल्लाह एक्सक्यूज देते ना, गाय खाने वाले भी बोलते फिर आपके रोड पे बहुत गाय होंगी, अगर हम नहीं मारेंगे तो हमको मारने दो, है ना। कई लोग इस प्रकार का एक्सक्यूज देते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अभी बहुत चल रहा है गाय का, तो बहुत जरूरी है जानकारी। ठीक है, आप उसको सुरक्षित रहने दो गाय को। उसका रोल आपको दूध दे करके पूरा हो चुका है, और अब वो मरने के बाद भी आपको फायदे में ही रखेगी। नहीं भी रखेगी तो वो अपना जो है डिकम्पोजर्स अपना काम करेंगे। ठीक है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन किसको खत्म करेगा। आप यदि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो उनमें उगने की क्षमता भी है। कल्टीवेशन हम करते हैं, एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, उसमें ज़्यादा संभावना है। आप फूड प्रॉब्लम, कई लोग बोलते हैं फूड प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम है ना, तो फिर बकरी को कितना खिलाया हमने? फूड प्रॉब्लम तो आपने क्रिएट किया, उसको आप खा गए। ये कौन सा समझदारी हुई? इसलिए वो महंगा भी आता है मांस, क्योंकि उसको पालने पोसने में और इतना बड़ा करने में ज़्यादा खर्चा लगता है। इसलिए जो मांसाहार है वो महंगा होता है, क्योंकि उसको तैयार करने में आपको बहुत सारा शाकाहार लगाना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो शाकाहार तो सीधा है, आप भी वहीं से ले रहे हैं जहाँ से बकरी ले रही है। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि कभी बहस हो तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं, और आप अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं। नहीं तो डिबेट में कई बार हम लोग हार जाते हैं। शाकाहारी लोग जो होते हैं वो हताश सा महसूस करते हैं, अच्छा मतलब बकरी खानी पड़ती है। हम लोग, सामने वाला इतने तर्क देता है ना मांसाहार वाला, कि नहीं वो अपने लिए बहुत अपनी बात को बहुत मजबूती से रखता है। ठीक है, नीचे एक किताब है पशु बलि मानवता के ऊपर कलंक है, और एक और बुक किताब है कि मांसाहार मनुष्यता का त्याग करके ही किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी किताब लिखी है कि आप मनुष्यता को खत्म करके, इंसानियत को खत्म करके ही मांस खा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं खा सकते हैं। अगर आप मांस खाते हैं इसका मतलब आप इंसान है नहीं, आप पशु हैं, क्योंकि पशु ही मांस खा सकता है। इंसान होकर के यदि कोई मांस खा सकता है तो संभव नहीं है, उसके साथ संभावना नहीं है। यानी कि कोई आदमी चोरी भी करे और उसके बाद कहे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और मैं चोर नहीं हूँ, तो ये बात चलती नहीं, दोनों एक साथ नहीं चलती। क्योंकि इंसान जिसको हम कहते हैं या मनुष्य जिसको कहते हैं, वो मनुष्य शब्द जब जुड़ता है किसी पशु के साथ में तो वो वैसे तो पशु है स्वभाव से, और पशु होने के बाद अगर उसके अंदर इंसान कहा जाने लगता है उसको, तो मानवता या इंसानियत या मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, ये जो शब्द आते हैं ये तभी आते हैं जब वो भाव संवेदनाओं को समझता है, जीवों के प्रति दया करता है। इसलिए हमारे जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों में ये बात साफ साफ लिखी है कि जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे। अब यूँ नहीं कहा कि आप शाकाहार बने रहिए, मांसाहार, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बकरी को खा जाए और उसके बावजूद भी उसके अंदर जीवों के प्रति दया भाव है,
वो सिद्ध करना चाहता है कि नहीं मैं दया वाला आदमी हूँ, मैं बहुत दया भाव, तो खा कैसे सकता है? दया के बाद कैसे खा सकते हैं? और खास करके मेरे को उन लोगों पे दया आती है जो नवरात्रि में नहीं खाते 9 दिन जब मांस नहीं खाते तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई तुम पूरा खाते तो हो। बोले नहीं, एक सर थे हमारे ऐसे, वो इसी प्रकार का तर्क देते थे। नवरात्रि में पूरा अलग रहते थे, परिवार से भी अलग जगह जाकर के मंदिर में कहीं डेरा डालते थे और पूरी साधनाएं वादनाएं करते थे। मांस और शराब बिल्कुल नहीं, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं, बाकी टाइम सब चलता था उनका। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये इसका क्या मतलब है 9 दिन का? तो बोले नहीं, इन दिनों में मेरा एक ये प्रण है, संकल्प है, मैं इतने सालों से निभाता आया हूँ और मैं सब नहीं करता। तो मैंने कहा बाकी दिनों में क्या माँ मर जाती है? जो जिस दुर्गा माँ की आप बात कर रहे हो वो नहीं होती इस दुनिया में। बाकी दिनों में क्या होता है? या इन दिनों में आपको लगता है कि वो उसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनको आप खा जाते हो, उससे माँ नाराज हो जाएगी, तो क्या बाकी दिनों में उनका रिश्ता खत्म हो जाता है? ये ऐसा होता है। तो 9 दिनों में क्या होता है ऐसा कि उन दिनों में क्या माँ पूरे भ्रमण पे निकलती है कि वो ख्याल रखती कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। बाकी दिनों में वो ख्याल रखना बंद कर देती है। वो हमेशा के लिए बच्चे हैं उसके, और जिस भी दिन आप खाएंगे वो त्रिशूल लेके भागेगी अगर आप उसको मानते हो तो। और वो उस दिन भी आपको पिटाई करेगी। जो नुकसान आपको 9 दिनों में पहुंचा सकती है वो कभी भी पहुंचा सकती है। वो कोई पार्ट टाइम बच्चे नहीं होते कोई किसी के, वो फुल टाइम बच्चे हैं। इसलिए ये भ्रम किसी को भी नहीं रखना चाहिए कि 9 दिनों में वो ऐसे ऐसे कर लेते हैं और बिल्कुल अपना, है ना, कि अब ये बिल्कुल ख्याल रखने वाले दिन है। बाकी एकदम टूट के पड़ते हैं फिर बाद में। दूसरे ही दिन दुकानें खुल जाती हैं। उन दिनों में तो दुकान वाले भी बहुत सारे हिंदू जो होते हैं वो बंद रखते हैं, बोले इन दिनों में हम ये वाला पाप नहीं करेंगे। ये टेम्परेरी नहीं होता। किसी माँ के बच्चे की पिटाई आप नवरात्रि में करके देखो या और कोई समय में मत करो, और दूसरे समय में करके देखो, वो किसी भी समय करो, कानून अपना काम करता है। उस व्यक्ति को उतना ही गुस्सा आता है उसके बच्चे को अगर आप परेशान करते हैं तो इसलिए कम से कम आपको खाना है तो धर्म का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। धर्म से कोई लेना देना नहीं है उसका। ये नितांत व्यक्तिगत आपकी हवस है, ये आपके स्वाद है, स्वाद लोलुपता है, ये जीव का चटोरापन है, और ये आपका नितांत स्वार्थगत कर्म है जिसको धर्म का नाम कतई नहीं देना चाहिए। नहीं आप उन दिनों में दयालु हो गए हैं, नहीं आप उन दिनों में परोपकारी पुरुष हो गए हैं, आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला है। आप घटिया हैं, आप घटिया रहेंगे। आप बेकार हैं, आप हिंसक हैं, हिंसक रहेंगे। आपके अंदर पशुवत व्यवहार है, आप पशुता धारण किए हुए हैं तो आप पशुता में रहेंगे। हमारी कल्चर जो है हमको कुछ दूसरी चीज़ सिखाती है। और ख़ास करके उसके बाद फिर त्याग की बात करना या सेवा की बात करना या गरीबों के प्रति दया की बात करना, एल्ट्रुइज्म, ये वो एथिक्स फलाना, सब जीरो हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके बाद आप किसी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसकी हत्या हो गई है उसको आप खा जाते हैं, उसके बाद बचता नहीं कुछ। उसके बाद एथिक्स की बात करने का भी कोई अधिकार नहीं बचता, बात ही नहीं होती उसके बाद, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। यानी अब आपको मौका मिले तो आप किसी मनुष्य को भी खा सकते हो, आप हत्या भी कर सकते हो। जो लोग कसाई होते हैं या जो लोग पशुओं को मारते हैं, उनकी चीख पुकार को सुनते हैं, खून को बहते हुए देखते हैं और उसकी खाल को खींच करके उसमें से मांस को नोच करके उसके टुकड़े करके उसको बॉईल करके या फ्राई करके और इस तरह से कर देते हैं, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो किसी मनुष्य को मारने में हिचकिचाते होंगे, वो हिंसा करने में हिचकिचाते होंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम मार तो नहीं सकते, हमसे आप हत्या करने के लिए कहो तो हम नहीं कर सकते, हमसे चीरफाड़ करने के लिए कहोगे हम नहीं कर पाएंगे, बाप रे हम नहीं कर सकते, लेकिन प्लेट में हम खा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये तो और खतरनाक स्थिति है, ये कैसे हो सकता है। कई लोग मेरे मित्र हैं ऐसे, जब उनसे मैं सलाह देता हूँ या बात करता हूँ तो वो बोलते हैं यार ये मारना वारना हमसे नहीं होता, मतलब हमको बहुत दया आती है, हम बहुत दयालु पुरुष हैं, बस ये कि वो फ्राई होकर के आ जाता है तो उसको हम खा लेते हैं। अच्छा, मतलब उसको खा सकते हो, तुम्हारे बच्चे के साथ करें, तुम्हारे बच्चे को छीन लें, उसको काट पीट दें, प्लेट में परोस दें, खा लेना उसको। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तो नहीं कर सकते आप ऐसा। तो ये थोड़ा सा इसमें संवेदना, या तो फिर आप खाइए तो फिर पूरी तरह से नृशंसता को अपने अंदर धारण कीजिए और आप मानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं।
इसलिए अधिकांश जो अपराध जो करते हैं इस टाइप के लोग, कितने खूंखार अपराध समाज में हो रहे हैं। तो मैं इकोलॉजी के बहाने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मनुष्यता का त्याग करके ही मांस खाया जा सकता है। मनुष्यता को धारण करने का, या आप उसके बाद भी मनुष्य हैं ये कहने का अधिकार वो व्यक्ति पूरी तरह से, नैतिक अधिकार तो पूरी तरह से खो चुका है। कानूनी जो संवैधानिक अधिकार है वो बना हुआ है, लेकिन संविधान में भी जो मूल कर्तव्य हैं उसमें सीधा सीधा इशारा कर दिया गया है। अब मूल कर्तव्यों को कोर्ट से लागू नहीं कराया जा रहा, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में साफ साफ लिखा हुआ है जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे। और मैं आपको एनवायरमेंट शुरुआत करता हूं तब दो चीजें बताता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। हर बार बताता हूं हर सब्जेक्ट में। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 48A के रूप में है। 48A पर्यावरण की रक्षा करेंगे और जीव जंतुओं के प्रति सहिष्णुता बरतेंगे। ठीक है, तो ये सारी समस्या जो हुई है ये इसी वजह से हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि शाकाहारी लोग जो होते हैं वो बहुत साधु पुरुष होते हैं या उनमें कोई प्रवृत्ति नहीं होती। वो बात अलग है कि उनमें भी गड़बड़ हो सकती है, उसके बाद वो भी हिंसक हो सकते हैं, हत्या उनसे भी हो सकती है। लेकिन हत्या करने का जो साहस, इस तरह से जो आप स्लॉटर हाउसेस में देखते हैं, या आपने गाय को कटते हुए देखा होगा, कई सारे वीडियो ऐसे चलते हैं सोशल मीडिया पर जिनमें कितनी नृशंसता से जानवरों के प्रति पेश आया जाता है। और ख़ास करके मुसलमानों का जो ISIS है और पाकिस्तान का लश्कर तोयबा या आतंकवादी लोग जो ये हैं, ये गाय के साथ और बकरी के साथ और इनके साथ जो बिहेवियर करते हैं मारते समय में, जो खास करके बकरी ईद होती है तब आप उसको देखते हैं, तो अधिकांश जो हिंसा वाला काम है वो करते हुए भी आपको वहाँ वो दिखाई देते होंगे। डेफिनेटली दुनिया में जो जितनी हिंसा उसके माध्यम से फैली है वो आप पूरे अमेरिका और यूरोप में तो बदनाम हो गया, जबकि इस्लाम अपने आप में एक भाईचारे का बढ़िया धर्म था, है ना। मोहम्मद साहब को जो है बहुत अच्छा एक विचारक संत माना जाता है और पैगंबर माना जाता है, पूरी दुनिया उनका आदर करती है। लेकिन उनकी संतानों ने जो तबाही मचाई है ना, वो तबाही बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्लाटर हाउस, पूरी दुनिया को स्लाटर हाउस बना दिया है। जहाँ कहीं वो अपने हमले करते हैं, 9/11 ने तो अमेरिका को जिस तरह से झकझोरा था, इतनी बड़ी मात्रा में अपने आप को डिस्ट्रॉय करके फिदायीन हमले आपने देखे होंगे, ह्यूमन बॉम्ब बन जाते हैं। ये इतनी हिम्मत आती कहाँ से? मुझे लगता है कि इसके लिए संस्कार जो है वो ऐसा डाला जाता है, और अगर ये मदरसों में डाला जाता है तो ये तालिबान कहलाता है। मैंने आपको बताया था तालीम से बना है। तालीम मतलब विद्या, तालीम मतलब शिक्षा, और जो विद्यार्थी थे वो तालिबान कहलाए थे। तो इसका मतलब तालिबान जो थे विद्यार्थी, तो मदरसों को एक इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया कि आप हिंसा कैसे करेंगे और हिंसा करते हुए डरेंगे नहीं। राजपूतों, जो क्षत्रिय समाज के लोग होते हैं, जो मांस खाना अपना अधिकार समझते हैं कि प्रोटीन की डाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, वो भी अपने यहाँ पर एक संस्कार करते हैं बच्चों के लिए। अब तो पता नहीं करते कि नहीं करते, लेकिन पहले जो है वो एक संस्कार करते थे जिसमें वो बलि दे करके बच्चे को सिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारे हाथ से इस बकरी को मारना है, ये आपको मारना है, और अपने हाथ से काट करके, ताकि आपका डर दूर हो जाए। यानी किसी के ऊपर मारना अगर आप, मेरा एक मित्र था वो कलेक्टर था तब, उसके वहाँ एक क्रिमिनल ट्राइब होती थी, वो कंजर कहलाते हैं। वो जो क्रिमिनल ट्राइब थी वो हत्या करने का काम करती हैं, लूटने का काम करती हैं, डकैती करने का काम करती हैं। प्राचीन काल में भी हेस्टिंग्स ने, जो आपने देखा होगा कि उन्होंने जो इस प्रकार की समस्याओं को ख़त्म किया था 1888 में, और वारेन हेस्टिंग्स का आपने सुना है ना कि उस समय के कौन थे? हाँ कर्नल स्लीमैन, और वो उन लोगों ने जो है इस प्रकार की ट्राइब को ख़त्म करने का काम किया था। तो वो जो ट्राइब्स हैं वो क्या करती हैं, अपने यहाँ बच्चों का, जैसे ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है कि उसके बाद बच्चा जो है अपने गुरु के पास मान्यता होती है और उसका एक तरह से दीक्षा हो गई और उपनयन संस्कार हो गया। तो वैसा ही संस्कार उनके यहाँ शिकार करने का सिखाते हैं कि उस दिन उससे हत्याएं करवाते हैं, उसको कटार थमाई जाती है कि यानी कि अगर तुम लूटने के लिए किसी ट्रेन में घुस गए और वहाँ अगर 4-5 लोग बैठे हैं तो किसी का भी गला रेतने में देर नहीं करोगे। यानी तुमको ऐसा तो नहीं, कई बार आप ऐसे अनजाने लड़के को ले चले जाएंगे, तुम 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, चलो हमारे साथ लूटने चलना है ना, और वहाँ उसको दया आ जाए किसके ऊपर, किसी मनुष्य के ऊपर, और फिर
वो निकल आए तो उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। और उस दिन खाना होता है, उस दिन जो है जिस दिन ये प्रैक्टिस कराई जाती है उसको हथियार दिया जाता है और पहली हत्या करता है वो किसी जानवर की, और बेदर्दी से करता है। उस दिन सब लोग खुश होते हैं कि इसने सीख लिया है वो चीज़, हमारी परंपरा का निर्वाह करना सीख लिया। ऐसी ट्राइब है इंडिया में जो अपराध सिखाती हैं अपने बच्चों को, और जिस दिन वो अपराध करने लगता है उस दिन समाज को बोझ होता है, खाना होता है। तो ये परंपरा उस कलेक्टर ने बंद कराई, और उसने जो है ये किया कि 5-6 साल के बच्चे जितने भी होते थे वो 10-12 साल के होंगे तो वो संस्कार कर देंगे, उसका भोजन करा देंगे सबको। तो वो क्या करते हैं कि कलेक्टर जो है 5-6 साल का बच्चा होता था उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक हॉस्टल में डालते थे और घर वालों से नहीं मिलने देता था। तो 3 साल तक उसने ये प्रैक्टिस की। कुछ गांव वाले भी खुश थे कि चलो हमारे बच्चे अब क्राइम नहीं करेंगे, उनको भी उसने राजी किया, लेकिन उसका ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हो ही जाता है ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी, तो वो हट गया। फिर से वो सारे क्रिमिनल बन गए बच्चे, फिर घर आ गए, वो हॉस्टल बंद हो गया। तो आप कई बार ऐसे जब प्रयास करेंगे, क्योंकि आप वहाँ की हिट लिस्ट में जाकर के देखेंगे उस डिस्ट्रिक्ट की, तो आप टॉप 20 क्रिमिनल देखेंगे तो उसमें से 19 क्रिमिनल, 20 में से 19 क्रिमिनल उसी ट्राइब के हैं, उसी सरनेम के, एक ही सरनेम के। इसका मतलब है कि सारा का सारा क्राइम वही करते हैं। और अगर उनकी जो नई पीढ़ी है, अगर उसी को आपने सुधार दिया तो आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद क्राइम जीरो हो जाएगा कि नहीं? फिर तो क्राइम ही नहीं होगा, समस्या ही नहीं होंगी। इसका मतलब लोग इन प्रवृत्तियों से, हिंसा के माध्यम से, तो ये जो मैं था इकोलॉजी में लेकिन एथिक्स में आ गया हूँ फिर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज में जो हो रही है ना समस्याएं, उसका इकोलॉजी से कैसे संबंध है, बात समझ में आ रही है। और आप डीएम रहेंगे तो आप कलेक्टर रहेंगे, एसपी रहेंगे तो आपको इन समस्याओं से डील करेंगे, तो आप इन लोगों को पकड़ते जाएं और जेल में बंद करते जाएं, ये सॉल्यूशन है क्या? बल्कि सॉल्यूशन ये है कि इस प्रकार के व्यक्ति ही पैदा ना हो, उनका वो संस्कार ना होने दिया जाए कि उनसे, जैसे किसी बच्चे को कबूतर हाथ में पकड़ा दिया और कहा इसको मार के दिखाओ, गर्दन मोड़ के बताओ, इसका खून निकाल करके ऐसे टपकाओ, हम मान जाएंगे और पूरा समाज ताली बजाएगा। ये समाज है, ये क्राइम है समाज का, और ये सब चीज़ें होती है व्यवहार में, और ये आपको फेस करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हिंसा से जिस प्रकार से बोलते हैं ना, किसी प्रकार का कोई समाधान संभव नहीं है, ये एक्सट्रीमिज्म है। और मैंने आपको कहा था अतिवाद सब जगह बुरा है, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे वो इस्लाम में हो चाहे वो किसी ट्राइब में हो। एक्सट्रीमिज्म जब भी कभी आएगा नुकसान पैदा करेगा। पाकिस्तान जो आज नुकसान भुगत रहा है, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति है, वो एक्सट्रीमिज्म के कारण है। उस समय में वहाँ के शासकों ने जश्न मनाया था जब अमेरिका ने वहाँ के तालिबान को, वहाँ के मदरसे के विद्यार्थियों को हथियार पकड़ाए थे, उनको हिंसा सिखाई थी, अमेरिका नहीं सिखाई थी। और जश्न किसने मनाया था? वहाँ के शासकों ने। वहाँ के शासकों ने कहा हम सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर हमारे यहाँ आकर के हथियार बांटता है, AK-47, AK-56 देता है, हमारे विद्यार्थियों को पढ़ना था लेकिन अब ये गोलियां चलाते हैं। बहुत खुश होते थे वहाँ के शासक। तो शासक जब अपने एक्सट्रीमिज्म पे, अपने स्टूडेंट्स पे, अपने युवाओं पे एक्सट्रीमिज्म के कारण खुश होने लगे, समझ लो उस देश की दुर्गति होनी निश्चित है। तो 20 साल लगते हैं दुर्गति होने में, कितने हैं? 20 साल बाद रियल जो है कंडीशन सामने आती है। 20 साल तक अच्छा लगता है आदमी को कि हमारे जो लोग हैं वो खूंखार हो गए हैं, हमारे जो लोग हैं बहुत खतरनाक हो गए हैं, हमारे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। भारत आज उसी स्थिति में है। हमारे यहाँ के शासक जो हैं वो खुश होते हैं जब हमारे युवा हिंसा करते हैं, जब वो मॉब लिंचिंग करते हैं, हमारे शासक उनकी पीठ ठोकते हैं। उनको माला पहनाने गए थे मंत्री लोग, देखा नहीं था आपने? जो मॉब लिंचिंग करके आए थे उनको माला पहनाने गए थे। ये तालिबानाइजेशन है इंडिया का। आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, और जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए हैं उनका 20 साल बाद क्या हुआ है वो देख लिया आपने। तो फिर आपका 20 साल बाद क्या होगा? विश्व के सबसे क्रिमिनल व्यक्ति होंगे। आज कोई सुरेश, महेश, दिनेश, राकेश नाम का अगर कोई आदमी अगर चला जाए अमेरिका तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मोहम्मद सुलेमान चला जाए, शाहरुख खान चला जाए तो उसकी खटिया खड़ी हो जाती एयरपोर्ट पे।
अमेरिका में कदम रखते ही मुसलमान नाम के जितने व्यक्ति हैं उनकी कठोरता से जांच होती है, उनको क्रिमिनल की तरह देखा जाता है आफ्टर 9/11। और हिंदुओं के प्रति अभी वो भाव नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है यदि हम लोग एक्सट्रीमिज्म में गए और खतरनाक हुए और सहिष्णुता खोई। तो इंटॉलरेंस की बात होती है तो इसीलिए तो होती है कि अगर इंटॉलरेंस को अपनाया और एक्सट्रीमिज्म को अपनाया तो आने वाले समय में दुनिया के किसी भी देश में प्रवेश करने से पहले हमारे हालात भी वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म कभी भी अपना पराया नहीं देखता। फिर एक्सट्रीमिज्म होने के बाद में आपने नक्सलियों की घटनाएं सुन ली ना, नक्सली बाहर जितनी तबाही मचाते हैं अपने ग्रुप में भी उतनी ही तबाही मचाते हैं, अपने ग्रुप की महिलाओं का भी उतना ही शोषण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से दया भावना खत्म हो चुकी है। उनके अंदर से मारना वो सीख गए ना, लोगों को हत्या करना सीख गए हैं, अब वो किसी की भी हत्या कर देते हैं। उनके इसमें जो गद्दार होते हैं उनको कितनी खतरनाक सजा देते हैं। उनके जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग जो उन पर निर्भर करते हैं, उनके साथ कितना खतरनाक व्यवहार करते हैं। तो जो व्यवहार वो पॉलिटिशियंस के साथ कर रहे हैं, पुलिस के साथ कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ, उद्योगपतियों के साथ कर रहे हैं, वो व्यवहार वो अपनी कम्युनिटी के साथ भी करते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम है, अतिवाद है। इसलिए अतिवाद डाकुओं के अंदर आपने फिल्म में देखी होगी, एक थोड़ा सा भी गद्दारी कहीं दिखा देता है वो गोली मार देता है अपने डाकू को, कोई पश्चाताप करने का, कोई पूछताछ, कोई जुडिशरी, कुछ नहीं। ठीक यही व्यवस्था यदि एक्सट्रीमिज्म आया तो आज वो किसी गाय का ट्रॉली ले जाने वाले आदमी को पकड़ के मार रहा है, कल से किसी भी व्यक्ति की हत्या हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है। और आपने देखा हो मंदसौर में अभी एक बीजेपी नेता को मारा, किसने मारा? उसी के आदमी ने मार दिया, जो जिसने चुनाव जिताने में चंदा दिया और मदद की, उसी ने उसको गोली मार दी, क्योंकि उसको मारना आ गया ना। और मारना आ गया इसलिए आपने उसको प्रमोट किया था, अपने साथ रखा था, क्योंकि आपसे लोग डरते थे, क्योंकि वो सबको मार देता है। तो आपको किसने मारा? उसी ने। नहीं आ रहा समझ में? तो जिसको मारना आ गया, जिसको हिंसा करनी आ गई, अब वो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है और वो कभी भी आपको भी मार सकता है। मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज जो है अतिवाद के ऊपर, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, नक्सलवाद के ऊपर और दुनिया में बढ़ती हुई हिंसा। और कभी आ जाए परीक्षा में एक बहुत कॉमन जो है, कैसा बहुत जनरल जो है, ऐसे है कि वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता, एक बहुत कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंस ऑफ, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ गांधी, गांधीयन फिलॉसफी एंड गांधी, कुछ भी। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि अहिंसा की, नॉन वायलेंस की प्रासंगिकता या गांधी की प्रासंगिकता क्या है। महावीर की और गांधी की बात आएगी ना, अहिंसा की बात आती है तो करुणा की बात आएगी, बुद्ध की बात आएगी, तो जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और गांधी है, अगर इन सब का एग्जाम्पल के ऊपर कभी हिस्ट्री से लेकर के जनरल फिलोसॉफिकल कभी कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा, या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बड़ा, या फिर कोई न कोई ऐसा ऐसे आएगा, तो आपको यहाँ मदद मिलेगी। ठीक है, चलें फिर इकोलॉजी में। तो ये जो है ये बात थी। दूसरी चीज मैं आज बात करना चाह रहा था कि जब इकोलॉजी में हम इस तरह के कंपटीशन और इतना प्रीडेशन और इतने तरह के स्ट्रगल और ये सब चीजें देखते हैं, तो ये आया कहाँ से? तो ये प्रकृति से आया है। पर्यावरण जो आया है पूरा का पूरा प्रकृति से आया है, और इसी को हम लोगों ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी के रूप में डार्विन के सिद्धांत को पढ़ा था। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास। तो जैव विकास के 3 आधार हैं। कौन से 3 आधार हैं उसको लिखिएगा। एक है एडाप्टेशन, एडाप्टेशन ट्राइपोड बोलते हैं इसको, जैव विकास का ट्राइपोड, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का ट्राइपोड। एडाप्टेशन यानी अनुकूलन, म्यूटेशन उत्परिवर्तन, म्यूटेशन उत्परिवर्तन एंड वेरिएशन, वेरिएशन विभिन्नताएं, भिन्नताएं जो होती है वेरिएशन। कई बार चौथे लोग इसमें आइसोलेशन को भी जोड़ देते हैं, पृथक्करण, आइसोलेशन, लेकिन मैं आइसोलेशन को अलग से आपको बताऊंगा। तो डार्विनवाद को मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैव विकास की जब बात करते हैं तो चूंकि अभी हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो इतनी सारी जो बायोडाइवर्सिटी है ये आई कहाँ से?
तो यूनिसेल्यूलर से आई है। मैंने तो आपको रिकैपिचुलेशन थ्योरी हिकल की बताई थी, अर्नेस्ट हिकल ने एक और चीज दी थी, है ना, क्या बताई थी? रिकैपिचुलेशन थ्योरी, पुनरावर्तन का सिद्धांत, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। उसने कहा था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। एक व्यक्तिवृत्त जो होता है, एक इंडिविजुअल है, वो पूरी फाइलोजेनेटिक जो सीक्वेंस है उसको रिपीट करती है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब ये है कि एक ऑन्टोजेनी मीन्स एक लाइफ साइकिल, हमारी लाइफ साइकिल कैसी है? जाइगोट से लेकर के एडल्ट बनने तक की, मृत्यु होने तक की लाइफ साइकिल हो गई हमारी। जाइगोट था और उस जाइगोट में एक यूनिसेल्यूलर था, और उससे लेकर के हम बड़े हुए, मल्टी सेल्यूलर हो गए, और इतना बड़ा शरीर बन गया, इतने हजार लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हो गई। तो ये जो लाइफ हिस्ट्री है, जीवन इतिहास है, ये रिपीट करता है प्रोटोजोआ से लेकर के मेमल्स तक की हिस्ट्री को। प्रोटोजोआ एक यूनिसेल्यूलर है, फिर आपको सीक्वेंस में बताया था पोरीफेरा जो मल्टीसेल्यूलर है, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म उसमें होता है, यानी कि वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, अभी डिप्लोब्लास्टिक है। फिर आते हैं सिलेंट्रेटा, कोरल्स, फिर आते हैं प्लेटी हेलमिंथेस जो हेलमिंथ है, जिनको हम टेपवर्म कहते हैं, फिर निमेटो हेलमिंथेस जो राउंड वर्म है, एस्केरिस, फिर उसके बाद एनेलिडा है जो अर्थवर्म जैसे हैं, फिर आर्थ्रोपोडा है जिसमें हम स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज एंड मॉथ्स और बटरफ्लाई और ये तमाम चीज़ें, क्रेब, स्कॉर्पियन, ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं। 84% ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसका 84% जो है वो आर्थ्रोपोड है, यानी इंसेक्ट्स, एंड्स, फ्लाई, मॉथ, स्पाइडर, है ना, ये जो सारे के सारे हैं, क्रेफिशेस यानी क्रस्टेशियंस, एरेक्निड्स, इंसेक्ट्स, ये जो चीजें हैं ये कितनी है? 84% टोटल एनिमल वॉल्यूम। जितने भी जीव हैं, खास करके एनिमल हैं, उन एनिमल का 84% एक ही फाइलम है। कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोडा, बहुत बड़ा फाइलम है। यानी हम जब एनिमल बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तब ये सबसे बड़ा फाइलम। तो ये विकास हुआ है ऐसे यूनिसेल्यूलर से लेकर के इस तरह से। आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का जो शेल वाले एनिमल है, पाइला, यूनियो, सीपी, मोती बनाने वाले जो सीपी होते हैं, बाइवाल्व, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्कन्स हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। बट ऊपर शेल होता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? थोड़ा सा हार्डेस्ट मटेरियल है ना वो, कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका सेल बना लेते हैं, शेल में रहते हैं, लेकिन अंदर कैसे हैं? सॉफ्ट बॉडी। इसलिए मोलस्कन्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। एंड इकाइनोडर्म्स, एग्जाम्पल स्टारफिश, है ना, सी अर्चिन, ये ऐसे एग्जाम्पल है। कौन है? इकाइनोडर्म्स। देन हेमिकॉर्डेट्स, कैसे कैरेक्टर हैं उनके? आधे कॉर्डेट कैरेक्टर हैं, आधे नॉन कॉर्डेट कैरेक्टर हैं, इसलिए उनको हेमिकॉर्डेट्स कहते हैं। बेलेनोग्लॉसस, एग्जाम्पल उसका बेलेनोग्लॉसस, टंग वर्म बोलते हैं। देन प्रोटोकॉर्डेट्स, अर्ली कॉर्डेट्स, जिन कॉर्डेट कैरेक्टर उनमें शुरुआत होने वाली है अभी, हर्डमेनिया, लाइक हर्डमेनिया, एम्फिऑक्सिस, ये प्रोटोकॉर्डेट्स। और फिर फिशेज, छोटी फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज, फिर बोनी फिशेज, ये शार्क जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेज है। रेज, इलेक्ट्रिक रे, राइनोबेटस, ये सब इस टाइप की फिशेज। ये पूछेंगे आपसे, फूड चेन पूछा था तो सिंपल वाली नहीं पूछी उसने, कौन सी? कि ग्रास है, डियर है और टाइगर है। तो ग्रास को खा गया हिरण, हिरण को खा गया टाइगर, ये हो गई फूड चेन। आपने राइट किया, बहुत अच्छा, आपको नंबर। ऐसा नहीं, उसने पूछा था डायटम्स, क्रस्टेशियंस और हेरिंग्स। 2014 में क्या क्वेश्चन आया था? डायटम्स, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स। अब व्हाट आर हेरिंग्स और व्हाट इज क्रस्टेशियन? अब एकदम से दिक्कत आ जाएगी। आप क्या करेंगे? क्रस्टेशियन नहीं पता कहाँ होता है, क्या होता है, तो जो लॉबस्टर होते हैं, क्रेफिशेस होते हैं, वो का क्या है? वो क्रस्टेशियंस, वो कहाँ रहते हैं? पानी में, और प्लैंक्टॉन्स को खाते हैं। तो डायटम्स एक तरह के जू प्लैंक्टॉन्स हैं।
तो प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो ऊपर ऊपर रहते हैं। तो जब आप लेक का और तालाब का इकोसिस्टम देखेंगे तो प्लैंक्टॉन्स वो हैं जो बहते हैं, पानी की धारा के साथ बहते हैं, और उनको प्लैंक्टॉन्स कहते हैं जो अपनी इच्छा से नहीं बहते, ऊपर रहते हैं लेयर पे, और पानी जैसे बहता है, जिस दिशा में बहता है उसमें प्लैंक्टॉन्स बह जाते हैं। न्यूस्टॉन्स क्या होते हैं? न्यूस्टॉन्स नीचे होते हैं, प्लैंक्टॉन्स ऊपर रहते हैं लेयर के, पानी की सबसे ऊपरी सतह पर, और न्यूस्टॉन जो होते हैं वो अंदर से चिपके रहते हैं पानी की सतह से। और नेक्टॉन्स क्या होते हैं? नेक्टॉन्स वो होते हैं जो अपनी इच्छा से बहते हैं, पानी की धारा के विपरीत भी बहते हैं। मछलियां यानी फिशेज जो होती हैं, है ना, और पानी में रहने वाले अन्य जीव जो अपनी ताकत से तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेक्टॉन्स। और जो तलहटी में रहते हैं, क्रेब जो क्रीपिंग करते हैं, वो बेंथोस कहलाते हैं। ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं? बेंथोस। सो प्लैंक्टॉन्स, न्यूस्टॉन्स एंड नेक्टॉन्स एंड बेंथोस, ये आपका अलग अलग जो है वो ग्रेडिंग हो गया उसके हिसाब से। किस हिसाब से कि कौन सरफेस पे है, कोई कॉलम में है, कौन बॉटम में है। तो कोई बॉटम फीडर है, कोई कॉलम फीडर है, कोई सरफेस फीडर है। तो कहाँ कौन कैसा भोजन करता है, कहाँ रहता है, किसका हैबिटेट क्या है। अब ये हैबिटेट भी हो गया, ठीक है, यही इसी को हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। अब लोटिक का अलग होगा और लेंटिक का अलग होगा। सबके नेक्टॉन्स भी अलग हो सकते हैं, न्यूस्टॉन्स अलग हो सकते हैं, प्लैंक्टॉन्स। तो डायटम्स क्या है? प्लैंक्टॉन्स। फिर कौन खाता है उनको? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्या है? आर्थ्रोपोड्स। तो उसने लिखा था क्रस्टेशियंस। और फिर आपको पता होना चाहिए कि हेरिंग्स मतलब फिश होता है, तो डीप में चला जाता है। कई बार क्वेश्चन जो है, मैं जिस रेंज में आपसे बात कर रहा हूँ उस रेंज में क्वेश्चन चला जाता है, तो फिर आपको आते हुए भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप फूड चेन तो जानते हैं, आप जानते हैं कि जू प्लैंक्टॉन्स और ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, और प्राइमरी खास करके फाइटोप्लैंक्टॉन्स, तो क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हुए, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए? क्रस्टेशियंस। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गए? हेरिंग्स। लेकिन ये आपको पता तो होना चाहिए कि हेरिंग्स होता क्या है और क्रस्टेशियन होता क्या है। यही बात हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको अगली बार जो है पूरा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को शॉर्ट में, एक दिन प्लांट किंगडम, एक दिन एनिमल किंगडम, पूरा आपको बताऊंगा। तभी जाकर के आपका बायोटिक कम्युनिटी का एनिमल और प्लांट वाला हिस्सा होगा। तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन जो है प्रोड्यूसर है और कौन कंज्यूमर है, ठीक है। और ये कई जगह काम आएगा। एमपीपीएससी में तो मेंस में डायरेक्ट सिलेबस में है, जो आपको मेंस में जाकर के लिखना है। यूपीएससी में मेंस में जनरल साइंस नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, लेकिन वो प्री में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। और दूसरा, आप जो बायोटेक्नोलॉजी लिख रहे हैं या और कहीं कोई और हिस्सा लिख रहे हैं, तो वहाँ एग्जाम्पल देने में आपको काम आएगा। तो नॉलेज तो होना चाहिए। तो 11th की बायोलॉजी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। प्रोटिस्टा, मोनेरा, मोनेरा से शुरू करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा। इस सप्ताह का एक होमवर्क और हो गया आपके लिए। 11th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी, 11th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये फिशेज हो गई। फिशेज के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद में बर्ड्स और मेमल्स। रेप्टाइल से दो ब्रांच है, बर्ड्स और मेमल्स। तो इस तरह से जो फाइलेक्टिक ओरिजिन हुआ है, जिस तरह से फाइलम निकले हैं एक फाइलम से दूसरे फाइलम में, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। ये डार्विन ने कहा था। और डार्विन ने जो सिद्धांत दिए थे, इसके लिए वो ट्राइपॉड बताया था, वेरिएशन, एडाप्टेशन और म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? अचानक से होने वाला परिवर्तन, सडन चेंज इन जीन्स। जब जीन्स में चेंज होता है तो बाहर प्रकट होता है और इससे विकास होता है। तो विकास के 3 आधार हैं। जब कभी भी एडाप्टेशन होता है यानी अनुकूलन होता है। अनुकूलन की बात लेमार्क भी करता था। जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो हम एक लाइफ में एक्वायर करते हैं, ऐसे लक्षण जो हम लाइफ में एक्वायर करते हैं, वो इनहेरिट हो जाते हैं अगली पीढ़ी को, सेकंड जनरेशन को चले जाते हैं। अब ये वाली बात तो गलत निकल गई, क्योंकि आप लाइफ में जो एक्वायर करते हैं वो अगली पीढ़ी को नहीं जाता। आपने मसल बनाया जिम जा करके,
तो आपके बच्चे को भी मसल बनाने पड़ेंगे जिम जा करके, वो अपने आप जीन्स में नहीं आएगा प्रैक्टिस। तो बात जो लेमार्क की थी वो थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन डार्विन ने जो एडाप्टेशन वाला शब्द डाला था वो जिराफ की गर्दन का जो एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, कि उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत, यूज और अनयूज, उसका सिद्धांत क्या था उपयोग और अनुपयोग का, कि जिन ऑर्गन्स का उपयोग ज्यादा होता है तो फिर वो एडाप्टिव हो जाते हैं, एडाप्टेशन आ जाता है, अनुकूलन आ जाता है। तो जिराफ की गर्दन लंबी होती गई, क्यों? क्योंकि पहले जो पौधे होते थे वो हर्ब्स होती थी, छोटी छोटी श्रब्स होती थी, और बाद में जब ट्रीज बनने लग गए, और बाद में जब जुरासिक और अन्य पीरियड में जब हम जाते हैं तो जो जिम्नोस्पर्म और वो जो बहुत ऊंचे ऊंचे जो, खैर उस समय में जिम्नोस्पर्म के समय में तो जिराफ नहीं थे, वो तो बात की बात है प्लेस्टोसिन की, लेकिन जो प्लांट्स की हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी पत्तियां खाने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन लंबी करनी पड़ी, अर्थात गर्दन का उपयोग ज़्यादा करने के बाद अब सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है वो 7 होती है मेमल्स में, ध्यान रखिए 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, चाहे किसी भी मेमल की गर्दन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसमें 7 ही वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि मनुष्य में तो 7 वर्टिब्रा हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, गर्दन के कितने वर्टिब्रा हैं? 7 है, तो फिर जिराफ में कितने होंगे, या फलाने उसमें कितने, ऊंट में कितने होंगे, या किसी की गर्दन और ज़्यादा लंबी है तो उसमें कितने होंगे? उतने ही होंगे, बस वो पैड्स बीच में आ जाएंगे और उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो मेमल्स की विशेषता है कि उसके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, लेकिन उनमें सर्वाइकल वर्टिब्री की जो लेंथ बड़ी है, ये क्यों बड़ी है? ये एडाप्टेशन के कारण बड़ी है, वो अनुकूलित हुए हैं, तो विकास हो गया, गर्दन का विकास हो गया, इवोल्यूशन हो गया। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन समझ में आया, एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी में भी परिवर्तन आना, विकसित होना, एक जीवन काल में भी विकास हो जाना, और खास करके फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन का होना, यानी कि प्रोटोजोआ फाइलम से लेकर के मेमल्स तक, मनुष्य तक आते आते जो विकास की श्रृंखला आई है, वो एक एनिमल अपनी लाइफ साइकिल में भी जीता है उसको, इसीलिए कहते हैं कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जब हम अलग अलग दिनों में थे, गर्भ में जब हम अलग अलग महीने में थे, तब हमने अलग अलग फाइलम में खुद को जिया है, हम खुद भी जिए हैं, यही आपको बताया था मैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे है जो डार्विन ने गुम करके अध्ययन किया। देखिए, डार्विन के साथ में कोई भी जेनेटिक बेसिस नहीं है, उसको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नहीं पता थी, उसको बायोटेक्नोलॉजी नहीं पता थी, उसके समय में डीएनए जीन्स कुछ भी नहीं था। तो उसके ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो है उसका एनालिसिस था, ऑब्जर्वेशन किया उसने दुनिया का ऑब्जर्वेशन किया। उसने देखा कि वॉयबिलिटी इतनी ज़्यादा कैसे होती है, जब इतने सारे एग्स आते हैं, इतने सारे बच्चे जन्म लेते हैं, तो ओवर प्रोडक्शन क्यों होता है, अति उत्पादन क्यों होता है जीवों का, किसी भी जीव में इतने सारे अंडे देने की क्षमता क्यों होती है, या इतने जीव पैदा करने की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि वहाँ मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ मरतेता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे मरते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं, इसलिए उसको क्षमता दी है कि वो बहुत ज़्यादा संतान उत्पत्ति करे। तो इतना जो ओवर प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, जो संतानोत्पत्ति होती है, उसमें से सर्वाइव कौन करता है? तो उसने 2 सिद्धांत दिए कि एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये हमारी कंपटीशन में भी है, इतिहास में भी है, पॉलिटी में भी है, राजनीति में भी जाएंगे तो यही सिद्धांत काम करेगा कि एग्जिस्ट करने के लिए आपको स्ट्रगल करना है। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कौन सर्वाइव करेगा? जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। जब स्ट्रगल होगा किसके लिए? एग्जिस्टेंस के लिए, तो सर्वाइव कौन करेगा? जो फिट होगा, यानी जो सक्षम होगा। तो सबसे पहले होगा जीवत्व के लिए संघर्ष, और फिर समर्थ का जीवत्व, फिर जीवत्व होगा किसका? समर्थ का। सर्वाइव वो करेगा जो समर्थ होगा, फिट होगा। तो फिर उस शब्द को, इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर उन्होंने कहा ये नेचुरल सिलेक्शन है। ये क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, यानी प्रकृति उसको जयमाला पहनाती है जो स्ट्रगल में एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करता है। एग्जिस्ट करने के लिए
स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल में वो फिट होता है तो वो सरवाइव करता है, तो फिर प्रकृति ने उसको सिलेक्ट कर लिया। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि लेक्चर में कि इस धरती पे जितने भी जीव हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सब सिलेक्टेड है। प्रकृति ने उनको सिलेक्ट किया है इस धरती पे बने रहने के लिए, उनको सिलेक्ट किया है, उनका चयन किया है, ठीक है, उनको सिलेक्ट कर दिया है, और उनको एक सर्टिफिकेट मिला है कि आप जिंदा रहोगे, नहीं तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके होते, विलुप्त हो चुके होते। तो जो विलुप्त हो जाते हैं वो अपनी क्षमताएं खो देते हैं, कंपटीशन में भी, सामान्य जीवन में भी, राजनीति में भी, धर्म में भी, हर जगह पर अपनी क्षमता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वॉयबिलिटी उसी से आती है। अगर आप अपनी क्षमताओं को खो देंगे तो आप विलुप्त हो जाएंगे। आप अपने विचारों को प्रगाढ़ता नहीं दे पाएंगे तो वो विचार विलुप्त हो जाएंगे। आप अपनी क्षमताओं को जिंदा नहीं रख पाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको सिद्ध करना पड़ता है, आपको श्रेष्ठ घोषित करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आप बेस्ट हैं, तो फिर सब मानने लग जाते हैं कि आप बेस्ट हैं। और अगर आप खुद को नहीं मानते तो इसलिए अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। गुरुजी ने लिखा है, नीचे कोटेशन लिखा है। अपना मूल्य समझना पड़ता है और विश्वास भी करना पड़ता है कि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो फिर हम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए फिर हम प्रयास करते हैं, एग्जिस्ट करने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, और वो जो स्ट्रगल करते हैं तो फिट हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो फिर सरवाइव कर जाते हैं, तो फिर पब्लिक हमारा सिलेक्शन कर लेती है या यूपीएससी कर लेता है। अगर पढ़ाई लिखाई में हम लोग करते हैं तो यूपीएससी से सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो वहाँ नेचुरल सिलेक्शन क्या हो जाएगा, यूपीएससी सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर चारों तरफ जयमालाएं हैं, और आप आराम से जो है अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं बेस्ट होकर के, और बेस्ट लोगों में बैठ करके और घोषणा करके। इसलिए डिक्लेयर कीजिए, अपने अंदर के भगवान की घोषणा व्यक्ति को करना पड़ती है कि मेरे अंदर जो बैठा हुआ है और मैं क्या बनने वाला हूँ, उसकी घोषणा करनी पड़ती है। और वो घोषणा जब हम करते हैं तो उसके अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। जब जो व्यक्ति घोषणा नहीं करता फिर उसके अनुरूप चलने का प्रयास नहीं करता। घोषणा जरूर करना पड़ती है, तो कोशिश करिए, जिनने घोषणा नहीं की है वो घोषणा कीजिए। घोषणा करने के बाद में इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप घोषणा कर दें घर में कि हम कल 4 बजे उठेंगे और नहीं उठते तो फिर सब चिढ़ाते हैं, है ना। घोषणा करने के बाद दिक्कत आती है। और जो ऐसा सोचते हैं कि मैं भटक सकता हूँ या मैं उस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उनको घोषणा कर देनी चाहिए ताकि आप उसको निभा सकें। ठीक है, आप कहेंगे हमने चाय छोड़ दी है, हमने फलानी चीज़ छोड़ दी है, और फिर भी आप पीते हुए दिखाई देंगे तो शर्म की बात होगी ना। इसलिए घोषणा करने के बाद हम लोगों के संकल्प को मजबूती मिलती है। कई लोग चोरी छुपे पढ़ना चाहते हैं और अचानक आईएएस बन के निकलना चाहते हैं। कई सोचते हैं कि एक दिन ऐसे ही रिजल्ट आएगा और मैं टॉपर होऊंगा, और सब कहेंगे अच्छा तुम कब से पढ़ रहे थे, है ना। तो ऐसा कभी होता नहीं है, चमत्कार कभी नहीं होता ऐसा। हमने तो एक भी आदमी नहीं देखा ऐसा कैसा चमत्कार उसने किया है। अब चोरी छुपे नहीं पढ़ सकते, इसलिए घोषणा कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए, तो एक दबाव भी रहेगा, नहीं तो दबाव नहीं रहता। घोषणा नहीं करते हैं तो दबाव नहीं रहता, ठीक है। तो दबाव बनाइए, दबाव जो है थोड़ा बहुत काम करता है। ज़्यादा दबाव भी जो है सचिन तेंदुलकर पे आया था, कप्तानी का, छोड़ भागे थे, है ना। ऐसा भी नहीं करना। अपेक्षाएं बहुत उस तरह की भी जनरेट नहीं करना कि वो हमारे लिए बोझ बन जाए और हम बीमार हो जाए, लेकिन एक मिनिमम जो प्रेशर होना चाहिए हमारे ऊपर, वो कंपटीशन में मदद करता है। तो कुछ चीज़ें हम लोग इधर उधर जोड़ देते हैं और आपके काम की बनाने की कोशिश करते हैं, तो बुरा मत मानिएगा। ये 2 बहनें जो है बड़ी बोर हो रही थी। पहली बार आए आप लोग? हाँ, पहले भी आ चुके हैं, फिर बात क्यों कर रहे थे? इतने में तो भगा देते हम तो। अब वो तो खत्म ही हो गई थी क्लास, नहीं तो शुरू में होते तो भगा देते, ध्यान तो बैठ गया था हमारा। क्यों विलेन बन रहे हैं क्लास में? ऐसा काम मत करना या अलग अलग बैठना, नहीं तो हम रवाना कर देंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ।